नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आपके लक्ष्य शॉर्ट टर्म के हो या फिर लंबी अवधि के, म्यूचुअल फंड में आप हर तरह के लक्ष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश से ज़्यादा मुनाफा और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप सही फंड्स का चुनाव करें। और सही फंड का चुनाव आखिर करना कैसे है, यही हम बताते हैं आपको म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन शो में। चलिए हम शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। अगर सिर्फ 3 महीने के लिए निवेश करना है तो कहां पैसा लगाना बेहतर होगा? निफ्टी इंडेक्स फंड क्या है, इसमें निवेश के क्या है फायदे? अगर मौजूदा म्यूचुअल फंड निवेश से मिल रहा है नेगेटिव रिटर्न तो क्या लॉस बुक करना चाहिए? और हमारे खास सेगमेंट फंड नामा में समझेंगे आज मल्टी कैप फंड की खासियत। और आज हमारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू स्वाति। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ शिवांगी जी फोन लाइन पे मौजूद है। शिवांगी जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रही हैं आप? नमस्ते, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। जी बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरा क्वेश्चन है कि मैं 30 इयर्स की हूँ एंड दिल्ली में जॉब कर रही हूँ एंड आई हैव 4 SIPs. So one is in Mirae Asset Large Cap Fund, another one is in Mirae Asset Emerging Blue Chip Fund, then Axis Focus 25 Fund and Axis Long Term Equity Fund. एंड चारों ही SIP मेरी 2000 की हैं जी। सो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या ये पोर्टफोलियो सही है और डू आई नीड टू चेंज समथिंग इन माय पोर्टफोलियो बिकॉज आई डोंट हैव एनी लायबिलिटीज एंड आई जस्ट वांट टू ग्रो द अमाउंट, आई जस्ट वांट टू क्रिएट द वेल्थ। ओके, आपने इसके लिए कोई लक्ष्य, जो आप वेल्थ क्रिएट करने की बात तो बहुत ही अच्छी है शिवांगी, कोई एक रकम दिमाग में है कि कितना वेल्थ क्रिएट करना है और कितने सालों के बाद आपको उस पैसे की जरूरत होगी? एटलीस्ट 20 years I don't have any requirement, मीन्स अगले 20 साल तक 25 साल तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अमेजिंग। सो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे ऊपर। हाँ। सो आई जस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब कोई अमाउंट डिसाइड नहीं किया है मैंने अभी तक। ओके, ऑलराइट, ठीक है। ये अच्छी बात है कि 20 साल का नज़रिया पूजा, और रकम हालांकि डिसाइड नहीं की है लेकिन वेल्थ क्रिएट करना ये अपने आप में एक लक्ष्य हो सकता है। पोर्टफोलियो पे ज़रा क्विकली नज़र डाल के बताएं कि कैसा दिख रहा है पोर्टफोलियो आपको? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि शिवांगी आपने मेंशन किया आपकी मंथली इनकम जो है, जो सैलरी है वो 40,000 के आसपास है और आप 8,000 की SIP कर रहे हैं, तो 20% आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हर महीने SIP में। बहुत अच्छी बात है। हम नॉर्मली कहते हैं 10 से 15% आपको सेविंग करनी चाहिए। तो आपकी जो शुरुआत है ये एज में, वो बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है। जैसे आपको थोड़ा सा गोल ठीक से नहीं दिख रहा है अभी से, 20 साल 25 साल बाद आप कह रहे हैं आपको एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली 8,000 एक बहुत अच्छी रकम है शुरुआत के लिए। धीरे धीरे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाए, अगर आप ये 20% को मेंटेन करेंगे, जिस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है, आप आपकी SIP भी बढ़ाते जाइए। दूसरी बात जो जिससे मैं इम्प्रेस्ड हूँ वो आपका पोर्टफोलियो। एक तो मैं देख रही हूँ कि आपने डायरेक्ट रूट अपनाया है, मतलब आपको काफी आप रिसर्च कर रहे हैं, हमारे शोज आप फॉलो कर रहे हैं और आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, काफी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ ही जो भी फंड्स चुने हैं वो भी काफी बेहतरीन फंड्स हैं उनकी कैटेगरीज में। जैसे लार्ज कैप में मिरे एसेट लार्ज कैप मेरे लिए एक बेहतरीन फंड है। एक्सिस फोकस्ड 25 फोकस्ड कैटेगरी में बेहतरीन फंड है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो टैक्स सेविंग के लिए आपने चुना है, बहुत अच्छा बेहतरीन फंड है, पिछले काफी साल से अच्छे खासे रिटर्न्स दे रहा है। और लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी चूज किया आपने अपार्ट फ्रॉम मिड कैप। समझ रही हूँ पहली बार निवेश कर रहे हैं, इसके लिए प्योर मिड कैप की जगह पे लार्ज एंड मिड कैप का चुनाव करना भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो, इसे कंटिन्यू करें। एक स्कीम आपने मेंशन की है जो आपने स्टॉप करी है, आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड। अब ये एक मैं कहूंगी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में एक अंडर परफॉर्मिंग फंड
शामिल हो गया था और आपने उसको स्टॉप कर दिया है। पिछले काफी साल से रिटर्न्स भी कम है और अभी भी मैं उनका पोर्टफोलियो देख रही हूँ तो मिड कैप स्मॉल कैप का कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा है, तो आगे भी पोर्टफोलियो की रिकवरी ज्यादा दिख नहीं रही है। लेकिन एसआईपी एक ही साल में स्टॉप करने से जो यूनिट्स आप जमा कर सकते थे इतने टाइम में, वो मिस आउट हो गए। सो कहीं ना कहीं अगर कोई फंड परफॉर्म नहीं कर रहा है, वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी उसमें एसआईपी जाती है ना, तो आप उसे यूनिट्स ज्यादा मिल जाते हैं और जैसे ही थोड़ा बहुत बूस्ट मार्केट में आ जाता है, उस फंड में से तुरंत निकल सकते हैं। ये हो सकता है एक बेहतरीन तरीका वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में एसआईपी जारी रखने का। अब क्योंकि आपने 1000 की ही एसआईपी की थी और हार्डली 1.5 साल की थी, मेरे हिसाब से हार्डली आपने 15 से 18,000 के आसपास ही उसमें डाला होगा, तो उसमें अभी फिलहाल तो लॉस होगा, उसे फिलहाल होल्ड करें। जैसे ही मार्केट थोड़ी रिकवरी और हमें देखने को मिलेगी, आप उसमें से निकल सकते हैं। बाकी कंटिन्यू। ओके शिवांगी, तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया आपके पोर्टफोलियो में है। एक रफ आइडिया दे दूं, अगर आपका 12% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 20 साल में मिलेगा, तो करीब जो रकम आपके पास जुड़ेगी 80 लाख के आसपास की। आपको बस एक टेंटेटिव आइडिया, ये अप्रॉक्सीमेटली एक रफ कैलकुलेशन आपको दे रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आपके पास किस तरह का कॉर्पस जुड़ सकता है अगले 20 साल में। ठीक है? ओके, ऑल राइट, टेक केयर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। राजीव जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? स्वाति जी नमस्ते, मैं राजीव सर भिलाई से बात कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, बताएं क्या जानना चाहते हैं? जी मैं पिछले साल एक तरह से रिटायर हो गया था अप्रैल में, तो मार्च में मैंने 60 लाख इन्वेस्ट किए थे महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज कैप में, और इसका था कि ये 12% इंक्रीज होगा हर साल। तो आइडिया था कि 13 महीने के बाद में हर महीने इसमें से 50-50 हजार निकालूंगा। यहीं पे रोकती हूँ मैं आपको, ये 12% इंक्रीज होगा हर साल, ये कहाँ से आया ख्याल? ये एक वो था जो मेरे एडवाइजर हैं, उन्होंने बताया था कि ये 9 से लेके 15% तक इंक्रीज हो सकता है। जी अच्छा, तो मैंने उसमें डाल दिया और काफी उतार चढ़ाव के बाद ग्रोथ मुझे दिखती भी रही। फिर मेरे पास और फंड्स थे, तो मैंने जुलाई में HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में 30 लाख और डाले। अच्छा। उसमें से मैं चाह रहा था कि SWP में इमीडिएटली लेता रहूं, 30,000 हर महीना करीब करीब। बैंक में रखने से बेहतर रहेगा, बैंक में FD से बेहतर रहेगा जी। तो ये सब चीजें ठीक चलती रही फरवरी तक, और महिंद्रा में मेरे को 60 लाख से 65 लाख दिखा भी, 66 लाख उतना हो गया है। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से क्या हुआ कि दोनों ही 25% गिर गए। तो उसके बाद अब जाके रिकवरी हो गई है। महिंद्रा में 1% ही बची है, और HDFC में 8% अभी भी नीचे है। ओके। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या मैं HDFC से निकाल के महिंद्रा मनुलाइफ में ही डाल दूं, या दोनों में से ही निकाल के किसी और जगह डाल दूं? ओके, सो ये बताएं आप राजीव जी, आपने एक चीज़ और अपने सवाल की शुरुआत में कही कि मैं एक तरह से रिटायर हो गया हूँ पिछले साल। रिटायर हो गए हैं या फिर अभी कुछ और भी काम कर रहे हैं साथ में? देखिए IT फील्ड में हूँ 32 साल से, 17 साल सिंगापुर भी रहा था मैं, और मुंबई में 4.5 साल एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पे भी था, पर उस लेवल की जॉब अभी इस एज में मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो एक तरह से रिटायर हूँ। एक तरह से तो, अच्छा, लेकिन एज अ कंसल्टेंट कुछ ना कुछ काम आप करते रहते होंगे। और हाँ, ये जो निवेश है आपका, इसी से आपका खर्चा चल रहा है महीने का? नहीं, मैंने अपने पास 2 साल की सेविंग अलग से रखी हुई थी, और ऑन टॉप ऑफ दैट मैं स्टॉक एक्सचेंज में भी करीब 20-25 लाख इन्वेस्टेड हूँ, और उसमें भी मैं बिजनेस देख के रोज कुछ ना कुछ ट्रेडिंग बहुत बढ़िया करता रहता हूँ। इसके अलावा क्योंकि मैं सिंगापुर में था, तो मेरे पास वहाँ के प्रोविडेंट फंड में भी करीब 1-2 करोड़ पड़े रहे होंगे वहाँ पर।
तो जो मैं 65 की एज में जी निकाल सकूंगा वहाँ के रूल के हिसाब से। ओके, चलिए ठीक है। मुझे बताइए, हालांकि पूरे तरीके से डिपेंडेंट नहीं है इस पैसे पे वो अपने खर्चे के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे इनकी बातों से लग रहा है कि कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें से निकल रहा है, जा रहा है महीने मासिक खर्चे में। और ऐसे में जब बाज़ार अच्छा हो तब तो कोई दिक्कत नहीं लगती, लेकिन जब बाज़ार नीचे जाता है तब एक निवेशक फंस सकता है या मुसीबत में आ सकता है। क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। सबसे पहले मुझे यही समझना था कि क्योंकि अर्ली रिटायरमेंट 60 के पहले लिया है और आजकल हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेशन 85 तक करते हैं, तो क्योंकि एक लंबा समय है पोस्ट रिटायरमेंट को मैनेज करने का, तो एक यही अगर 90 लाख जो इनके टोटल अभी अमाउंट इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, अगर इसी के ऊपर बेस नहीं है, दूसरे फंड जैसे इन्होंने कहे 65 के बाद प्रोविडेंट फंड का भी आना है, लेकिन तब तक जो मंथली इनफ्लोज हैं कहीं ना कहीं ये 60,000 से ही मैनेज कर रहे हैं। तो पोर्टफोलियो को देखा जाए तो सबसे पहले आई एम अज्यूमिंग कि इन्होंने महिंद्रा का जो फंड इनको किसी एडवाइजर के थ्रू जो मिला है एडवाइस, वो एक एनएफओ में उन्होंने उस समय पे डाला था, जो मार्च 2019 के आसपास ही आया था, मैं समझ रही हूँ। लेकिन हम देख रहे हैं ब्लू चिप कैटेगरी है या लार्ज कैप फंड है, आप अगर उसे एज अ रिटायरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, हम नॉर्मली फिर भी थोड़ा एक कंजर्वेटिव मोड लेते हैं, एक बैलेंस्ड कैटेगरी का फंड ले सकते हैं या बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी का फंड ले सकते हैं। प्योर ब्लू चिप अगर प्योर 100% इक्विटी आप ले रहे हैं तो आपका टाइम होराइजन लंबा होना चाहिए, जाहिर सी बात है। एक चीज यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है आपका SWP। जैसे महिंद्रा में 1 साल के बाद SWP दिया समझ के कि एग्जिट लोड नहीं लगना चाहिए, HDFC में आपने एग्जिट लोड इमीडिएटली दिया, तो वो एक चीज आपको एग्जिट लोड, अभी तो उन्होंने फिर भी वो भी SWP बंद कर रखी है। दूसरी चीज ये है कि आप कभी भी SWP दें, आप 1 साल के बाद दें, और SWP कितना देना चाहिए वो एक इम्पोर्टेंट चीज है स्वाति। नॉर्मली जैसे इन्होंने कहा 12%, अगर आपको कोई फंड के लिए एडवाइस कर रहा है और कह रहा है 12%, तो वो 12% CAGR समझ के कि अगर आप उसको 10 साल रखना चाहते हैं या 10 साल के ऊपर रखना चाहते हैं, अब वो 10 साल में पहला साल में 12% मिले ऐसा जरूरी नहीं है, शायद माइनस में चला जाए, दूसरे साल में शायद थोड़ा रिकवर होके 8-10% दे, तीसरे साल में शायद 24% दे, इस तरीके से एक एवरेज निकलता है। उस एवरेज बेसिस पे अगर आप विड्रॉवल ही 12% ले ले तो वो एक गलत स्ट्रैटेजी होगी। आपको कभी भी विड्रॉवल जो है उसकी परसेंटेज तो आपकी FD रेट्स या इंटरेस्ट रेट्स चल रही है उस हिसाब से देनी चाहिए, जैसे 7%, 6% मिनिमम देनी चाहिए। अगर इन्होंने 60 लाख के ऊपर 60,000 पर मंथ का SWP दिया है, दैट मीन्स 12% के हिसाब से दिया है, तो सबसे पहले SWP को कम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंड उतने टाइम से ग्रो नहीं कर रहे और जितने आउटफ्लोज हो रहे हैं। जी ठीक है। अब फंड की बात करूं तो जैसे स्कीम्स देखा जाए, कंपनी का पोर्टफोलियो देखा जाए, तो स्कीम्स उन्होंने काफी सेक्टर्स को शामिल किया है, फाइनेंशियल सेक्टर है, टेली कम्युनिकेशन है, इंफ्रा है, लेकिन क्योंकि 1-1.5 साल पुराना ही फंड है और हमारे पास ज्यादा फंड रिटर्न्स नहीं है, कोई रेशियोज नहीं है, तो ज्यादा हम इससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो मैं कहूंगी और 1-2 साल 3 साल तक मिनिमम इन्वेस्टेड रहें, लेकिन बेहतरीन फंड्स हैं ब्लू चिप कैटेगरी में, एक्सिस ब्लू चिप है या इस तरीके के, बट क्योंकि ऑलरेडी 1 साल से इन्वेस्टेड है, इमीडिएट इस मार्केट में अगर आपको वैल्यूएशन मिल रहा है, जैसे इन्होंने बोला प्रॉफिट दिख रहा है, जो पॉइंट A से आपने इन्वेस्ट किया था और अभी वैल्यूएशन मिल रहा है, तो आप स्विच कर लें, क्योंकि वो भी एक अच्छा पॉइंट है स्विच करने का। दूसरा जो HDFC बैलेंस एडवांटेज है, उसे अगर आप उसमें से आपकी डेट पोर्टफोलियो के हिसाब से हम देख रहे हैं कि आपकी दूसरे मंथली इनफ्लोज भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो पूरा का पूरा 90 लाख आप उसमें ना डालें, आप थोड़ा बहुत कॉर्पोरेट FDs का भी रूट लें, या डेट म्यूचुअल फंड्स में जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स का भी आप रूट ले सकते हैं, जो आपको शॉर्ट टर्म 65 के पहले की जरूरत को ध्यान में रखेगा। 2 साल का जैसे आपने कहा कि आपका मंथली इनफ्लो मैनेज्ड है, तो वो और अच्छी बात है कि आप उसे 2 साल के अंदर आपको जो भी स्विचेस करने हैं अभी ये फंड से आप कर लें, लेकिन 2 साल के बाद का क्या, तो उसके लिए आपका जो हर साल का जो मंथली इनफ्लो है उसे आप लिक्विड फंड में पार्क कर सकते हैं। जी चलिए यहाँ पर जी चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ।
म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब आज दे रही हैं पूजा भिंदे, जो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। अगला सवाल लेते हैं। दीपक छत्री जी ने अपना सवाल हमें ईमेल के ज़रिए भेजा है। इनका सवाल इनके खुद के निवेश के लिए नहीं है, इनकी माता जी के लिए है। शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाह रहे थे और स्कीम का नाम है SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। क्वेश्चन ये है कि 3 महीने में क्या उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा? कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, डेट फंड हम कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप डेट फंड की तरफ देखिए, लेकिन क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड 3 महीने में कैसा रिटर्न दे सकता है? पूजा जी देखिए, आप हम सबको पता है स्वाति के डेट फंड्स में काफी सारे ऑप्शंस हैं जी। इतनी कैटेगरीज है, तो शायद डेट नाम सुन के वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से कोई भी कैटेगरी में निवेश करना एकदम से रॉन्ग चीज हो जाती है। कभी भी अगर आपको चुनाव करना है डेट फंड का, सीधा सीधा आपको वहां पे क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको कितने समय में पैसा चाहिए। जैसे इन्होंने मेंशन किया, इन्होंने कुछ दिन पहले ही निवेश किया है और इन्हें 3 महीने में चाहिए। नॉर्मली 3 महीने जितने कम समय के लिए हम ओवरनाइट फंड या तो फिर लिक्विड फंड तक का चुनाव करते हैं, क्योंकि उसमें 3 महीने तक की ही मैच्योरिटी होती है या 1 दिन की मैच्योरिटी होती है, जिस हिसाब से आपको जरूरत है। लेकिन एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड अगर हम कभी भी चुनाव करते हैं, हम 2 चीज देखना चाहिए। यहाँ पे मैं दीपक जी को आगे के लिए सजेस्ट करूंगी कि एवरेज मैच्योरिटी आप देखिए और मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखिए। एवरेज मैच्योरिटी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो अंडरलाइंग इसमें इन्होंने बॉन्ड्स में निवेश किया है उसकी एवरेज मैच्योरिटी, एवरेज ड्यूरेशन कब तक मैच्योर होगा। तो SBI कॉर्पोरेट का 3.6 इयर्स है जी। तो आपका कहीं ना कहीं निवेश भी उतने समय तक आपको होल्ड करना जरूरी है जी। दूसरी बात, मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो जितना कम होगा उतना आपका फंड रिस्क कम होगा, उतना रिस्क आपको कम वो फंड में मिलता है, क्योंकि इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी। अगर मार्केट में रेपो रेट्स में चेंज आती है, 1% से भी इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाता है तो उतने ही परसेंट से जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन लिखा हुआ है फंड में वो घट जाता है। जैसे SBI कॉर्पोरेट बॉन्ड में मैं देख लूं 2.97 इयर्स लिखा हुआ है, तो 2.97% से वो घट जाता है। नॉर्मली जो हालात चल रहे हैं उसमें आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए अगर आप 3 महीने के लिए सोच रहे हैं तो आप, मैं कहूंगी कोई और विकल्प से पैसे निकालें और इसे होल्ड करें 3 साल तक। ओके, ऑलराइट। चलिए, यहाँ पर दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला ख़त्म होता है नहीं, शो नहीं ख़त्म हुआ है। अभी वक्त है आपके लिए एक ख़ास सेगमेंट लाने का, जिसका नाम है फंड नामा। तो फंड नामा में हम आपको म्यूचुअल फंड की जो अलग अलग कैटेगरी है उसकी बारीकियां बता रहे हैं, ताकि आप अपना पोर्टफोलियो सोच समझ के बना सके। आज हम बात करेंगे मल्टी कैप फंड की। ओके, सो पूजा, पहला सवाल, हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है तो शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर अगर दे सके तो। मल्टी कैप को मल्टी कैप क्यों कहते हैं? देखिए, मल्टी कैप नाम से ही समझ में आ रहा है कि मल्टी, जैसे हम मल्टी कलर की बात करते हैं, तो जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अक्रॉस मार्केट कैप अगर एक फंड आपको चूज करना है तो डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड कहते हैं उसे, या मल्टी कैप फंड कहते हैं। कोई भी एक मार्केट कैप में निवेश करके आपको वो रिस्क ज्यादा मिल जाता है, उस जगह पे अगर आपको थोड़ा रिस्क कम करना है तो आप एक मल्टी कैप चूज कर सकते हैं। नॉर्मली हर पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप होना बहुत जरूरी है। अच्छा, सभी सवालों के जवाब एक बार देने की जरूरत नहीं है, और सवाल आने वाले हैं। ये बताएं कि मल्टी कैप में जो अलग अलग कैप, अक्रॉस कैप्स कहते हैं कि निवेश होता है, वो फिक्स होता है या ये फंड मैनेजर की क्षमता या उसकी समझ पर होता है कि वो किस कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेगा? जी बिल्कुल, ये एकदम से फंड मैनेजर की पर्सनल चॉइस होती है। यहाँ पे सेबी की तरफ से कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं है कि आपको लार्ज, मिड, स्मॉल में इतना रखना जरूरी है। तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट, जो उस समय पे जो सेक्टर या मार्केट कैप, जो जैसे लार्ज कैप जब रैली होती है तब शायद मिड कैप, स्मॉल कैप की इतनी नहीं होती है। आप देख रहे हैं पिछले 1.5-2 साल से मिड कैप, स्मॉल कैप्स काफी अंडर परफॉर्मिंग रहे हैं। तो इस समय पे अगर मल्टी कैप में अगर आपका निवेश है तो आपको तीनों कैप्स का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए हम कहते हैं मल्टी कैप होना आपके पोर्टफोलियो में बहुत जरूरी है। ओके,
ये मिड कैप स्मॉल कैप की तुलना में या लार्ज कैप की तुलना में कितना कम या ज़्यादा रिस्की है मल्टी कैप? जी, जैसे मैंने थोड़ा स्टार्ट में ही काफ़ी कुछ कह दिया, लेकिन क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर मिड कैप या प्रॉपर स्मॉल कैप में जाते हैं, तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मिड कैप कॉन्सेंट्रेटेड या स्मॉल कैप कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। वो पूरा कॉन्सेंट्रेटेड पर्टिकुलर कैप के हिसाब से हो जाता है। लेकिन मल्टी कैप में क्योंकि अलग-अलग लार्ज, मिड, स्मॉल आ जाते हैं और मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से उसके कंसंट्रेशन भी डिफर करते हैं, इसके लिए वो मिड कैप स्मॉल कैप की तुलना में कम रिस्की हो जाते हैं। लेकिन प्योर लार्ज कैप या इंडेक्स की तुलना में शायद थोड़े रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि आपको उसमें थोड़ा बहुत मिड कैप स्मॉल कैप भी मिल जाता है। इसके लिए आप फंड का चुनाव करें तो आप एक लार्ज कैप और एक मल्टी कैप चूज कर सकते हैं। तो जो पहली बार निवेश कर रहे हैं वो शुरुआत लार्ज कैप से करें या वो मल्टी कैप से भी कर सकते हैं? देखिए, पहली बार निवेश कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, एक या दो फंड से शुरू करेंगे, तो एक लार्ज कैप या इंडेक्स और दूसरा मल्टी कैप। ओके। और पोर्टफोलियो में ओवरऑल कितने मल्टी कैप फंड्स आपको लगता है कि होना ठीक है? एक से दो रख सकते हैं। एक से दो मल्टी नॉर्मली या आपके गोल के हिसाब से जो हम सजेस्ट करते हैं, जैसे गोल 10 साल 15 साल के हिसाब से है, तो आप एक से दो मल्टी कैप रख सकते हैं। और क्विकली अगर आप कुछ अच्छे मल्टी कैप फंड्स के नाम बताएं जो आपको लगता है कि जिन पोटेंशियल है अच्छा रिटर्न देने का। जी बिल्कुल। सो मेरे हिसाब से एक्सिस मल्टी कैप, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप और एक पराग पारेख लॉन्ग टर्म इक्विटी, क्योंकि वो थोड़ा हटके मल्टी कैप फंड है, उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आ जाता है। इसलिए जब मैंने कहा एक से दो, तो आप इस तरीके के चुनाव कर सकते हैं कि आप एक पराग पारेख टाइप का फंड रख सकते हैं और एक एक्सिस मल्टी कैप या कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप रख सकते हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए और मल्टी कैप फंड की बारीकियों को इतने आसान शब्दों में समझाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन अगर आपके पास भी सवाल है जिसके जवाब आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपको दे, तो अपना सवाल आप हमें ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल आप जब भी हमें भेजते हैं तो प्लीज़ अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए ताकि हम आपको कॉल कर सकें। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।